दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर आज का सर्वे। आज पहले हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में खास तौर पर उन सीटों का सर्वे आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मुसलमान वोटर की आबादी 30% से ज्यादा है, यानी मुस्लिम बहुल आबादी वाला या मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें इनको आप मान सकते हैं। तो यूपी की ऐसी चुनिंदा 14 सीटों की बात आपके सामने करेंगे और इनमें केवल एक सीट को आप छोड़ दीजिए आजमगढ़, तो बाकी सीटों पर बीजेपी की स्थिति अच्छी है। आजमगढ़ की हमने अलग से बात की, ये सीट हमारे हिसाब से बीजेपी नहीं जीत पा रही है फिलहाल। इसके बाद हमने आपके साथ बात की थी रामपुर की सीट की, यानी आजम खान की सीट की। उसके बाद संभल की बात की जहां 40% मुसलमान वोटर है। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूं एक ऐसी सीट के ऊपर जो 2019 में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। यह मुरादाबाद की सीट। एसटी हसन यहां से सांसद चुनकर के आए थे। 42% मुस्लिम वोट इस इलाके के अंदर मुसलमानों का है। अब आप देखिए इस सीट पर मुस्लिम वोट का डिवीजन कैसे हो रहा है। 74% ये इंडिया गठबंधन को, जिसके पास भी ये सीट रहेगी, अब सपा को या कांग्रेस पार्टी को, एनडीए को यानी नरेंद्र मोदी को, उनके गठबंधन को 1% मुस्लिम वोट मिलेगा इस सीट से, हमारा ये सर्वे बता रहा है। बसपा को 12%, मतलब मुस्लिम वोट मुरादाबाद में तो खैर बहुत ज्यादा कोई डिवाइड हो नहीं रहा। अन्य को 13% मिल सकता है। फिर भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है हमें इस सीट के ऊपर। मतलब ये जो सारा वोट मुसलमानों का एक मुश्त इंडिया कैंडिडेट को जाएगा, उसके बाद भी बीजेपी के पक्ष में इस सीट पर लहर हमको दिखाई दे रही है। आगे बढ़िए साहब, अगली सीट की हम लोग बात करते हैं। ये नगीना की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ मुस्लिम वोटर की तादाद है 42%, 42%। 2019 में यहाँ बसपा के गिरीश चंद्र सांसद बने थे। इस बार आप देखिए समीकरण मुस्लिम वोट का 79%, लगभग 80% मुस्लिम वोट एक तरफा जा रहा है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को, 3% मात्र नरेंद्र मोदी के एनडीए को, 10% बसपा को, अन्य को दूसरा। यहां भी मुस्लिम वोट डिवाइड होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन क्या रिवर्स पोलराइजेशन हो रहा है जिसकी वजह से बीजेपी आगे दिखेगी इस सीट पर, नगीना की सीट। अब वेस्टर्न सहारनपुर में सहारनपुर की सीट की बात करते हैं। 39% मुस्लिम वोटर है इस सीट पर। बस ये सीट 19 में बहुजन समाज पार्टी जीती थी। 2024 का रुझान ये कह रहा है कि इस सीट पर भी बीजेपी जीत सकती है। 81% मुस्लिम वोट एक तरफा जा रहा है बिना डिवाइड हुए इंडिया गठबंधन को। 1% मात्र यहां भी एनडीए को, 5% मात्र बसपा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वेस्टर्न यूपी की कुछ सीटों की जो है हमने आपकी बात की थी, जहां पर मुस्लिम वोट भी है, जाट वोट भी है, दलित वोट भी है, सब। और मुस्लिम वोटर अच्छी खासी तादाद में जिन सीटों पर आपको दिखाई दे रहा है। फैज अहमद फैजी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाने माने लेखक भी हैं और पसमानदा समाज के लिए काम करते हैं। इस पसमानदा समाज में कुछ जड़ें बनाने की कोशिश तो मोदी सरकार ने भी की, काफी की, बल्कि उन्होंने अपने पार्टी के लोगों से कहा कि जाओ और पसमानदा समाज में काम करो बिना वोट मांगे, ताकि उन लोगों को लगे कि तुम्हारी नीयत काम करने की है, केवल तुम उनका वोट नहीं चाहते हो। लेकिन वोट तो नहीं मिल रहा, ये तो हम देख रहे हैं भाजपा को, मुसलमान का वोट। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। जहाँ तक जब से मोदी जी ने पसमानदा के दुख दर्द की बात किया है, तो कुछ न कुछ वोट ज़रूर मिला है। जो पिछले कई एक चुनाव में आप 8 से 9% जो वोट मुसलमानों का मीडिया दिखा रहा है, उसमें जो मैक्सिमम वोट है वो पसमानदा समाज का वोट है। अब मैं आपको एक जनरल बात कहना चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न को आगे करते हुए, उसको प्राथमिकता देते हुए अगर चुनाव मैदान में जाती है, तो निसंदेह जो पसमानदा समाज, जो कुल मुस्लिम समाज का लगभग 90% है, वो उसका वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि और कोई पार्टी जो है मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न को एड्रेस करते हुए पसमानदा के दुख दर्द की बात नहीं कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो 8 से 9% वोट आप देख रहे हैं, वो निश्चय ही 15 से 18% हो जाएगा अगर मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न चुनाव के बीच में रहता है। क्या इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए फैजी साहब, मुस्लिम समाज, मुस्लिम समुदाय के अंदर सामाजिक न्याय का क्या मतलब बात मैं कह दूं जी। मैं आता हूं उसी पे। तो जो 15 से 18 का जो मेरा अपना मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ पसमानदा वोटर जा सकते हैं, तो न सिर्फ मुस्लिम बाहुल सीटों पे बल्कि अन्य सीटों पे भी जहां बहुत क्लोज फाइट पिछली बार भी 2019 के चुनाव में हम लोगों ने देखा था, इस बार भी कुछ सीटों पे हो सकती है, वहां ये पसमानदा वोटर बहुत निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर सांप्रदायिक आधार पर वोट हुआ तो जनरलाइज न सिर्फ मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में बल्कि अन्य क्षेत्रों पे भी एज होल मुस्लिम समाज एक तरह से वोट करने का प्रयास करेगा। तो अब ये देखना है कि 2024 के चुनाव में सांप्रदायिकता ऊपर रहती है या मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय का प्रश्न। नहीं, आप जिसको सांप्रदायिकता कह रहे हैं, जिसको आप सांप्रदायिकता का नाम दे रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब है? नहीं, उसका मतलब मुस्लिम वोट जो है एक तरफा बीजेपी को हराने वाले पक्ष की ओर जाएगा, यही मतलब कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, निश्चय ही। अगर
क्या चीज चुनाव में ज्यादा मैटर करती इस पे देखते हैं। इस वक्त चुनाव में आप इस वक्त आपको मुस्लिम समाज का क्या मूड लग रहा है कि वो अभी इस वक्त आपको क्या क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है? इस वक्त 50-50 लग रहा है। पसमानदा समाज में भी मैं चूंकि काम करता हूं तो मुझे 50-50 का मामला लग रहा है। अब वो डिपेंड करता है कि 2024 के चुनाव में किस तरह से रणनीति बन रही है और किसको एड्रेस किया जा रहा है। जहां तक मेरा मानना है कि अगर मोदी जी की विचारधारा के अनुसार काम किया जाए, सबका साथ सबका विकास और मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को लगातार एड्रेस कर रहे हैं, मुस्लिम समाज में कुरीतियों पे जो है उन्होंने प्रहार किया, अगर उसको प्राथमिकता मिलती है तो निश्चय ही स्थिति भाजपा के फेवर में पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, फैजी साहब का अपना एक पर्सपेक्टिव ऐसे समझने वाली बात है, बार बार कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय के अंदर सामाजिक न्याय, अगर इसको मुद्दा बनाती है भारतीय जनता पार्टी कि हम सामाजिक न्याय देंगे मुसलमानों को भी, कम्युनिटी के अंदर मुसलमानों में भी कास्ट सिस्टम जो है वो चला आ रहा है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं फैजी साहब को। 90% मुसलमान है, देशज मुसलमान है, पसमानदा समाज से, वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक मुस्लिम लीडरशिप है, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 2 MLC उत्तर प्रदेश से और 1 सांसद, इसके अलावा एक अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन, एक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन, एक मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और 80% पदाधिकारी आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर पसमानदा समाज से हैं। मैं अगर सबके नाम ले सकता हूं, लेकिन आज सबसे ज्यादा लीडरशिप नहीं है, ये गलत बात है। 80% नहीं है जी। नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास 4 क्षेत्र अध्यक्ष हैं, जिनमें 3 पसमानदा समाज से आते हैं। इसके अलावा मंत्री पसमानदा समाज से हैं, MLC दोनों। एक बार जरा क्लियर कर दीजिए, हो सकता है बहुत से व्यूअर को ना समझ में आ रहा हो पसमानदा का क्या मतलब। पसमानदा मतलब पिछड़ा मुसलमान, जो पिछड़ा मुसलमान है, गरीब है, जो छूट गया है, जो योजनाओं में कहीं नहीं आ पाया था, आज जिसको वो कह रहे हैं मुसलमानों की तादाद का 90%। बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ भाई, इसमें एक चीज और जोड़ लीजिएगा। इसमें ये जोड़िएगा कि पसमानदा मुसलमान वो मुसलमान है जिसका मजहबी और सियासी दोनों शोषण हुए हैं जिसके, और मोदी जी ने अभी उनको जो हौसला दिया है, जो हिम्मत दी है, मैं नाम लेकर के बात करूंगा, चूंकि गुलाम अली खटाना साहब जम्मू कश्मीर से आते हैं, पसमानदा समाज से, बल्कि वो तो और पसमानदा से हैं, मुस्लिम गुजर हैं, वो राज्यसभा सांसद हैं, और अभी तारिक मंसूरी साहब MLC थे, और उससे पहले भी हैं वो। हाँ, और अशफाक साहब सैफी हैं, वो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, दानिश आजाद अंसारी हैं, वो मंत्री हैं। मैं समझता हूं कि पसमानदा मुसलमानों को हौसला दिया है मोदी जी ने, और मजहबी शोषण जो है मुसलमानों का, आप वो देख लीजिएगा, मरकज से शुरू हो जाइएगा, आप दरगाहों से शुरू हो जाइएगा, आप सब जगह उनका शोषण किया गया है। कौन करता है शोषण? और ये कौन कर रहा है? जो हमारे अशरफ हैं, जो हमारे आला लोग हैं, जो हमारे अपने आप को अफजल कहने वाले लोग हैं, वो हमेशा शोषण करते रहे। और मैं बिल्कुल ये बात सही है, देखिए मोदी जी ने अपनी तरफ से मुसलमानों ने कितना % वोट दिया, आगे कितना देगा, मैं सौरभ भाई इस पर कोई बात अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोदी जी ने पूरी कोशिश की 10 साल में, और कोशिश किया बल्कि करके दिखाया कि पसमानदा मुसलमान के साथ उन्होंने इंसाफ किया, उसको हौसला दिया, उसको हिम्मत दी। अच्छा, मैं तो उदाहरण के साथ बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये 3 तलाक को खत्म किया, बिल्कुल, इसको कम्युनिटी ने कैसे लिया? क्या कम्युनिटी ने ये इस तरीके से देखा जो हमको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बताया कि भाई ये सरकार का काम नहीं है कि आप हमारे शरई मामलों के अंदर दखल दें, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन समाज के अंदर से क्या आवाज आई, ठीक किया कि गलत किया? मैं बता रहा हूं सौरभ भाई, इसमें जो दुकानदार थे, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हो, जमीयत वाले हो, फला हो, तो वो तो उन्होंने शोर मचाया कि शरीयत पर हमला हो गया। लेकिन मोदी जी ने यह फैसला करके हमारी माँ बहनों को, हमारी औरतों को इज्जत और सम्मान देकर के उनको एक साहस दिया, एक हिम्मत दी कि वो आज उनको पता है कि ट्रिपल, अगर हमें 3 तलाक दी जाएंगी, हमें 100 तलाक दी जाएंगी, जैसा कि एक रिवाज है कि तुझे तलाक दे दिया, भगा दिया, फला कर दिया, अगर दी जाएंगी तो उनको पता है कि ये क्रिमिनल है, ये आदमी इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुस्लिम महिलाएं इसको स्वागत कर रही हैं, पसंद करती हैं, बिल्कुल कर रही हैं, ये कानून बनाया गया, बिल्कुल कर रही हैं, और इसके लिए महिलाओं ने बाकायदा शुक्रिया अदा किए हैं, यानी बैठकें कर करके सोशल मीडिया पर हर तरह हमने देखा। फैजी साहब, फिर ये सच्चाई है क्या? मुसलमान महिलाओं ने, बहनों ने, माताओं ने मोदी सरकार के इस निर्णय को क्या अच्छे तरीके से लिया है?
देखिए, हाँ बिल्कुल इसका सकारात्मक प्रभाव समाज पे पड़ा है, विशेष रूप से पसमानदा समाज में, क्योंकि 3 तलाक के भुक्तभोगी ज्यादातर पसमानदा महिलाएं, सिर्फ पसमानदा महिलाएं नहीं, पसमानदा पुरुष भी थे, क्योंकि जो देशज पसमानदा मुसलमान है उसका कल्चर भारतीय कल्चर। हमारे यहाँ कई एक शादी करने का या संबंध विच्छेद होने के बाद दोबारा शादी करने का चलन नहीं है अशराफ मुसलमानों की तरह। अशराफ मुसलमान में सुबह खाला की लड़की से शादी होती है, शाम तलाक होता है, शाम को दूसरे खाला की लड़की से शादी हो जाती है। पसमानदा समाज में ऐसा नहीं था, और 3 ट्रिपल तलाक से न सिर्फ पसमानदा की महिलाएं बल्कि पसमानदा के पुरुषों की भी घर बर्बाद हो जाते हैं, तो उनको भी दूसरा रिश्ता नहीं मिलता था। तो पसमानदा समाज में इसका बहुत ही सकारात्मक संदेश गया है, और न सिर्फ ट्रिपल तलाक बल्कि अब समाज के अंदर, पसमानदा समाज के अंदर यह भी आशा उत्पन्न हो गई है कि जो मुस्लिम समाज में जो अन्य कुरीतियां जिस पे लगातार पसमानदा कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उस पे भी सरकार एड्रेस करेगी, और उस पे भी एक अब जैसे यहाँ मुफ्ती साहब बैठे हैं हमारे साथ, जम्मू कश्मीर साहब ये उत्तराखंड से आ रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया, बिल पास हो चुका है, लेकिन आप जाइए बात कीजिए, क्योंकि हमने तो, हमारे वहां सहयोगी हैं तो उन्होंने सब बात की मुस्लिम एरियाज में जाकर के, ज्यादातर लोगों को ने एक डर दिखाया कि ये कहीं हमारे खिलाफ तो नहीं आ रहा है। ये क्यों है कि अगर मोदी सरकार कोई ऐसा काम करने जाती है जिसका वाकई मुसलमानों पर भी असर पड़ेगा और धर्म के लोगों के साथ, तो मुसलमान समाज ये क्यों सोचने लगता है कि हमारे ऊपर ये प्रहार किया पहले भी कहा था कि किसी मुद्दे को देखिए सौरभ जी, मैंने पहले भी कहा था किसी मुद्दे को सांप्रदायिक मुद्दा न बनने दिया जाए। हमने कहा कि सांप्रदायिकता और सामाजिक न्याय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय पे बात हो, सामाजिक कुरीतियों पे बात हो, उसमें यूसीसी भी आता है। सामाजिक कुरीतियां जो है मुस्लिम समाज में, जो पारिवारिक मामलों में उल्टे सीधे मध्य युग के शरिया कानून है, अरबी ईरानी कानून है, उसको एबोलिश करना जाए। इसको सांप्रदायिक मुद्दा न बनने दिया जाए, बल्कि इसको सामाजिक सुधार का मुद्दा बना के अगर सरकार पेश करती है, समाज पेश करती है, तो ठीक है सर, समाज में जो कुल मुस्लिम साहब मैं जरा कुछ और सीटें दिखा देता हूँ, डेटा भी हमारे पास है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। मैंने यूसीसी के फेवर में सौरभ जी एक बारी में एक कुछ अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, क्लियर करना चाह रहे हैं बात। फैजी साहब आऊंगा, मैं आऊंगा, आप 1 मिनट दीजिएगा, मुफ्ती साहब बोलिए। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि इसको हम सांप्रदायिक मुद्दा ये कहेंगे कि सरकार या मोदी जी या किसी पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, वो अलग चीज है, लेकिन मुसलमान इसको क्यों अपने सर पर लेता है कि वो इसको क्यों और ज्यादा सांप्रदायिक बनाने की कोशिश करता है, वो क्यों और नफरत की तरफ ले जाएगा। भाई हर कोई योजना में, इतनी योजनाएं हैं कि उनका नाम लूंगा तो वक्त जाएगा, हर योजना का लाभ उठाता है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आएगा तो फिर वो मजहबी मामलात में क्यों आता है। वहां भी मुसलमान को पॉलिटिकल ही रहना चाहिए, सियासी रहना चाहिए, और जिस तरह लाभ लिया है इसी तरह लाभ देना भी चाहिए। अच्छी बात है, हम लोग आज यहाँ खुल करके बात कर रहे हैं। देखिए एक सर मैं समझता, मैं आ रहा हूँ, क्या ये सच्चाई है, क्योंकि ऐसा परसेप्शन बाहर है कि एक मुसलमान वोटर जो है किसी भी चुनाव में भी जाने से पहले वो सुनता है कि हमारा मौलवी साहब क्या कह रहा है, हमको क्या बताया जा रहा है, जिसको आपने कहा वो मजहबी इन्फ्लुएंस में ना है, क्या वो मुसलमान उस वक्त मजहबी इन्फ्लुएंस में आकर के वोट करता है? देखिए, मौलवियों का तो इसमें अमल दखल नहीं रहा कभी भी। मौलवियों की औकात तो मुझे अच्छे से मालूम रही है कि जब उन्होंने खुद भी चुनाव लड़े हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनको जमानतें नहीं बची हैं, और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अगर उनको लोकसभा में या एमएलए में लाए तो वो गए हैं। इसमें एक मुस्लिम लीडरशिप है, सियासी मुस्लिम लीडरशिप, वो देखिए वो बोल रहे हैं भाई साहब, फतवे जारी होते हैं, क्या करना है? बिल्कुल सच्चाई है, वो सच बोल रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं वो, लेकिन उनकी पॉलिटिकली कोई औकात नहीं है, पॉलिटिकली कोई औकात नहीं है। मुस्लिम अपना नेता, जो मुस्लिम लीडरशिप है, जैसा कि आजकल यूपी में समाजवादी की तरफ है, वो आप जान रहे हैं, तो मुस्लिम लीडरशिप जो है वो बैठी टोटल समाजवादी में, तो मुसलमान करेगा क्या? मैं फिर क्लियर करना चाह रहा हूं सर, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मजहबी जो लीडर्स हैं, क्या वो डिक्टेट करते हैं कि तुम्हारा वोट किसको जाए या इस इलाके में मुस्लिम वोट किसको मिले? लोग अपनी राय हमेशा देते हैं सौरभ भाई, और हमेशा मोदी जी को हराने की बातें भी हुई हैं, और इशारों में ये कुछ ने नाम लेकर समाजवादी, कांग्रेस, बसपा के लिए काम भी किया, बिल्कुल खुली बात है। फैजी साहब आप कंप्लीट करिए, बोलिए ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल जो आपने, बिल्कुल सौरभ जी आप सही समझ रहे हैं। जो हमारा रिलीजियस लीडरशिप है, जो अशराफ उलमा हैं, वो बिल्कुल राजनीति को प्रभाव करते हैं। लोग जाके उनसे फतवे लेते हैं, जामा मस्जिद में जाते हैं, नदवा दारुल उलूम नदवा लखनऊ में जाके लोग कहते हैं, ये एक ट्रेंड चला है। आज भी देखिए दरगाहों पे लोग जा रहे हैं। तो ये जो रिलीजियस, जो अशराफ जहां हर जगह बैठा हुआ है, रिलीजियस जो लीडरशिप है, वो वहां इसको इन्फ्लुएंस भी करते हैं समाज पे। पसमानदा समाज कंफ्यूज हो जाता है, वो अपने सामाजिक न्याय और सामाजिक कुरीतियों से विमुख होकर सांप्रदायिक आधार पर इनके पीछे खड़ा हो जाता है। तो ये एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज हम लोगों को पता चली और सबने इसको खुल के डिस्कस किया। ये भी टूटना चाहिए ना। अगर कोई वोटर है तो उस वक्त तो केवल वोटर रहे या आप शहरी बन जाए,
वो देखे कि भाई मेरा क्या भला है, किसको मैं वोट करना चाहता हूं। वो उसके ऊपर ये इन्फ्लुएंस हावी नहीं होना चाहिए कि मेरा उलेमा क्या चाह रहा है। इस बात में कहना चाहूंगा, जिन पसमानदाओं को लगभग 4.5 करोड़ प्रकार से लाभ हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसमें पसमानदा समाज के मौलाना भी हैं, और मैं कहता हूं कई जिलों के मौलाना ऐसे हैं जो शहर काजी हैं या जो शहर के सबसे बड़े मौलाना हैं, सबसे ज्यादा बयान देते हैं, वो पसमानदा समाज से हैं। तो ऐसा कहना कि केवल पसमानदा मौलाना भाजपा के साथ है, पसमानदा हो या अशराफ हो, उसका विषय एक अलग है। पसमानदाओं को समाज का, देखिए मेरी बात होने दीजिए फैज साहब, मेरी बात होने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं ना, अब बोलिएगा आप। हमारे यहाँ कारी शफीकुर रहमान है, आप नेट पर देख लीजिएगा, वो सैफी हैं, सबसे ज्यादा बयानबाजी अगर मोदी के खिलाफ कोई करते हैं, मैंने कई बार उनके खिलाफ बोला है, वो करते हैं। तो मौलाना अशराफ है कि पसमानदा है, वो एक अलग विषय है, लेकिन पसमानदाओं को लाभ पहुंचा है, पसमानदाओं के लिए सरकार ने काम किया है, उनको खुददारी के मुझे साथ बिहार और आपको वोट देना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुस्लिम आबादी वाली सीटें भी दिखानी, मैं यूपी की सीटें जल्दी से क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे, काफी डिस्कशन हमारा हुआ। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक और मुस्लिम बहुल सीट है, कैराना की सीट। ये सीट भी बीजेपी जीतती हुई हमको दिखाई दे रही है, और मुस्लिम वोट यहां बिल्कुल डिवाइड नहीं हो रहा। 84% तक इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट जा सकता है, 2% केवल एनडीए को, 3% बसपा को। अगली सीट देखिए आप, ये भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की बिजनौर की सीट है, 41% मुस्लिम वोट है यहां पर भी ये सर्वे हमें कह रहा है कि बीजेपी इस सीट पर आगे है, एनडीए मतलब ये सीट आरएलडी के खाते में है। बिजनौर की सीट पर भी एनडीए गठबंधन जीत हासिल कर सकता है, लेकिन मुसलमान का वोट उसको नहीं मिल रहा है। यहां भी 70% इंडिया गठबंधन को जाएगा, कांग्रेस या सपा को, और 13% बहुजन समाज पार्टी को। अमरोहा देखिए साहब, कुंवर दानिश अली यहां से अभी फिलहाल सांसद हैं, बसपा में है फिलहाल, तो अब आगे देखिए क्या होता है, चर्चाएं कि कांग्रेस में जाएंगे। 38% मुस्लिम वाली सीट है ये, 83% वोट यहां पर जो है वो बीजेपी के खिलाफ जाता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, बसपा को 10% वोट। बरेली 35% मुस्लिम वोट वाली सीट है, बरेली का हाल देखिए, बरेली में जो मुस्लिम वोट का समीकरण है 77% एक तरफा, एनडीए को 4%। अभी बासित अली साहब आप बात कर रहे थे ना कि माहौल बदल गया है मुसलमानों को लेकर के, 4% से ऊपर वोट नहीं दिखा मुझे किसी भी सीट पर जो बीजेपी को या एनडीए के उम्मीदवार को मिलता है। जो मैं आपके आंकड़े देख रहा हूं, मैं आंकड़े के खुश हूं कि जो बसपा को 14% वोट मिल रहा है, जो अन्य को 5% वोट दिखा रहे हैं, ये वो वोट है जो किसी कीमत पर समाजवादी पार्टी को नहीं मिलने वाला है। अच्छा, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ। शमूम कासमी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए सर। मैं सौरभ जी ये कहना चाह रहा था, अभी जो बहुत अच्छी बहस निकल के आई, उत्तराखंड में यूसीसी आया, और अभी आपने देखा होगा कि गजवा हिंद की बात भी आई। जी जी, मैं आज गजवा हिंद की, हाँ, मैं आप कहा जाता है ऐसा कुछ। अभी 30 सेकंड मुझे दे दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि किस तरह से भ्रमित किया जाता है समाज को, और ख़ास तौर से पसमानदा समाज क्यों पीछे रह गया। जैसे अभी बासित साहब ने हवाला दिया कि वो उन लोगों का इस्तेमाल करते हैं जो कमज़ोर लोग हैं, उन्हीं से वो उनके कंधों पर रख के बंदूक छोड़ते हैं। जैसे यूसीसी के बारे में लोगों में एक भ्रम पैदा किया गया, और हमने उस भ्रम को पैदा नहीं होने दिया। आपके यहाँ वो रिपोर्ट चली जिसमें माननीय रजत जी ने भी हमारा हवाला दिया। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, यूसीसी इस्लाम के खिलाफ नहीं है। यूसीसी उन कुप्रथाओं पर अंकुश लगाएगी जो मुस्लिम समाज के तथाकथित लोगों ने उन्हें राइज कर दिया था, और कमज़ोर समाज जो पसमानदा समाज है, जो बैकवर्ड मुसलमानों का समाज है, वही उससे प्रभावित हो रहा है। और हम क्योंकि जानते हैं, हम उस समाज से निकल करके आए हैं कि किस तरह से उन्हें प्रभावित किया जाता है। आज पसमानदा समाज के बच्चे जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने उन्हें एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से ला करके उन्हें आईएएस और आईपीएस बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जब हमें दिशा निर्देश दिए तो हम उसी पर काम कर रहे हैं। अब आपको देखिए, बहुविवाह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। 3 तलाक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अल्लाह को, उस मालिक को अगर कोई है तो हलाल चीज़ों में वो तलाक थी। और ये तलाक तलाक कह करके जो समाज नहीं जानता था, पसमानदा समाज जो अनपढ़ है, वो नहीं जानता तलाक क्या चीज़ है, उसे गुमराह किया गया, उनके घरों को कमज़ोर किया गया। और उसके बाद आगे देखिए, जैसे गजवे की बात आती है, गजवा वो उस अरबी में उस जंग को कहते हैं जिसे मोहम्मद साहब लीड कर रहे हैं। मोहम्मद साहब दुनिया में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 350 साल के बाद वो विद्वान आते हैं जिनका हवाला दिया गया है, और 350 साल के बाद उनका सीधा संवाद मोहम्मद साहब से हुआ ही नहीं। तो ये समाज के अंदर एक ऐसा
ऐसी तकरीब पैदा करने के लिए जो लोग बात कर रहे हैं, ताकि देश के अंदर जो एकता का वातावरण बना है। मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है, अभी आपने यूसीसी की बात कर दी, मैंने बताया उत्तराखंड में तो लागू हो गया, आपके स्टेट में ऐसा क्यों है कि कोई बीजेपी की सरकार अगर कहती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो तुरंत मुसलमानों में ये मैसेज चला जाता है कि ये तो हमारे खिलाफ है? हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूं, ऐसा क्योंकि लोग जो हैं, अब जैसे हमने वहां डट के मुकाबला किया अपने स्टेट के अंदर, वहां मुसलमानों का कोई विरोध नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि हम मदरसों में जा करके, जो मदरसे हमारे मुसलमानों के शहरक कहलाती हैं, मस्जिदें कहलाती हैं, हमने जाके लोगों से पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे खिलाफ है, ये तुम 3 तलाक क्यों देते हो? और जो हलाला प्रथा ही नहीं थी, सिर्फ ये था हत्ता तनकिया ज़ौजन गैरा कहकर के, जहां इन्होंने उन मुस्लिम महिलाओं को अपमानित किया, उसका सिर्फ इतना कंसेप्ट था कि अगर कोई अपनी पत्नी कोई छोड़ दे या वो तलाक ले ले और किसी और से विवाह कर ले, फिर से वो अपने पुराने पति के साथ चाहे तो लौट सकती है। यहां बाज़ाब्ता जो स्टिंग ऑपरेशन मीडिया की तरफ से आए, उससे कैसी कैसी दुकानें खोल दी गई थी जो इस्लाम के विरुद्ध थी, मोहम्मद साहब के तरीके के विरुद्ध थी। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, देखो सौरभ जी, आपको बताऊं कि आज ये सरकार बड़ी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। मुसलमानों में ये बताने की जरूरत है कि आज तक मोदी जी ने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जो मुसलमानों के खिलाफ हो, और मुसलमान सारी योजनाओं में शामिल हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बगैर किसी भेदभाव के। और हम जब जाकर के पूछते, जैसे मैंने पहले हवाला दिया था कि आज भी मैं आपको बता दूं कि अभी हल्द्वानी से हमारी मुस्लिम खवातीन का मेरे पास अभी मैसेज पड़ा हुआ, आपको दिखा भी दूंगा कि साहब आप आइए, आप आए हैं तो हम मुसलमानों से कहना चाहते हैं, कांग्रेस ने और अन्य पार्टियों ने तुम्हारे अंदर जो डर पैदा किया है, आपको भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चल रही है। आपने ऐसी तस्वीर पेश की कि मुसलमान और बीजेपी के बीच अगर दूरी है तो उसकी जिम्मेदार तो दूसरी पार्टियां हैं। दूसरी पार्टियां तो अपने लिए वोट मांगेंगे, बीजेपी के लिए वोट थोड़ी मांगेंगे। मेरा जो मूल सवाल था, मैं बजाज काश्मीर साहब के पास जा रहा हूं। एक सेकंड, बजाज काश्मीर, सवाल मेरा ये था, इस बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार कोई भी काम अगर करती है और खासकर अगर उसमें कहीं से भी कोई रिलीजियस एस्पेक्ट हो, चाहे वो 3 तलाक की बात हो या यूसीसी की बात हो, देश का मुसलमान क्यों मानने लगता है कि हमारे ऊपर अटैक करने के लिए लाया जा रहा है? ऐसा क्यों है? देखिए सौरभ भाई, उसकी 2-3 बड़ी वजह हैं। जो देश के पुराने मुस्लिम संगठन हैं, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या जमीयत उलमा हिंद है या और भी पुराने संगठन हैं, उनके जो सरबराहान हैं वो पहले ही से इस बात की मीटिंग और तैयारी कर लेते हैं। जैसा यूसीसी के लिए बराबर वो मीटिंगें करते रहे और लोगों को बताते रहे कि यूसीसी आएगा तो आप यानी वोट के हक से महरूम हो जाओगे और आपको देश से निकाला दे दिया जाएगा, सी आएगा तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यानी इस तरह का माहौल, हमारी जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जो हमारे मजहबी पेशवा हैं वो भी इसके कसूरवार हैं कि उन्होंने हमेशा सरकार के और मुसलमानों के दरमियान एक ऐसी दूरी पैदा कर दी जो मुसलमान सरकार से जिस तरह का लाभ होना चाहिए था इस तरह का नहीं हुआ। ये तो सरकार बहुत बड़े दिल की, मैं हमेशा कहता हूं कि मोदी जी ने वोट लिया नहीं लिया, दिया नहीं दिया, सब बातें एक तरफ रही, लेकिन कोई मौका नहीं रहा हर देशवासी तक योजना पहुंच जाए और उसमें मुसलमान भी है। और सौरभ भाई, मुझे कुछ बातों पर हमेशा ऑब्जेक्शन रहा। मैं ये कहता हूं कि मुसलमान भारतीय बनकर क्यों बात नहीं कर रहा है, मुसलमान हिंदुस्तानी बनकर क्यों बात नहीं कर रहा है? मुसलमान हमेशा कब तक ये कहता रहेगा मैं मुस्लिम हूं इसलिए मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, मैं मुस्लिम हूं इसलिए मुझे निकाला गया है, मैं मुस्लिम हूं इसलिए मुझे पढ़ने नहीं दिया? ये सब कब तक? हम सब भारतीय कब बनेंगे? हम सब हिंदुस्तानी कब बनेंगे? हम सब तरक्की के हिस्सेदार कब बनेंगे? अरे भाई, बातें, हमारी बातें मुख्तलिफ है, हमारी बातें मुख्तलिफ है सौरभ भाई। अब मुझे ये देखिएगा कि मोदी सरकार ने जितना काम किया है, क्या उस पर मना किया है कि इस पर हिंदू चलेगा मुसलमान नहीं चलेगा? फिर क्यों ये मोदी की मुखालफत कर रहे हैं? मुल्क में जितने भी हालात हैं, जितनी भी तरक्की आ रही है, जितना भी पैसा आ रहा है, सब कुछ क्या उस पर पाबंदी है? ये जितनी योजनाएं आई, क्या उनके सामने लिखा गया कि इसका लाभ मुसलमानों को नहीं होगा? फिर क्यों मोदी की मुखालफत है? मोदी के साथ मुसलमान इंसाफ करे, इंसाफ जैसे योजनाओं का फायदा उठाया है, मैं कहता हूं ऐसे बढ़ चढ़ कर आज पसमानदा मुसलमान बोलने की स्थिति में है, वरना अशराफ के सामने मैं एक तस्वीर दिखाता हूं आपको। आज जरा मोदी जी की वो काशी विश्वनाथ वाली तस्वीर जरा चलाइए एक बार स्क्रीन पर। अच्छा, याद आ गया ये, आज ही नरेंद्र मोदी की ये फोटो वायरल हुई है, ये विजुअल ये देखिए। अब नरेंद्र मोदी का ये रूप देख करके, काशी विश्वनाथ मंदिर में हाथ में त्रिशूल लगा करके, माथे पर त्रिपुंड लगा करके, जब एक मुसलमान देखता है अपने प्रधानमंत्री को तो क्या सोचता है, आप ही बताइए। साथ साथ वो मेट्रो वाली तस्वीर भी आप जरा मंगा लीजिए, साथ साथ वो सैयदना साहब के यहाँ मुंबई में गए थे वो भी मंगा लीजिए, साथ साथ आप दुबई गए थे
शेखों से गले मिल रहे थे, दुबई के बादशाह इधर आए थे, गले मिल रहे थे, सलमान आए थे, गले मिल रहे थे, पूरी दुनिया। देखिए सौरभ भाई, नरेंद्र मोदी एक अपने आप को कट्टर हिंदुत्ववादी और देशभक्त मानते हैं, नेशनलिस्ट और हिंदू बोलते हैं अपने आप। देखिए मैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इस रूप से कोई दिक्कत है क्या मुसलमानों को? मैं यही तो कह रहा हूं, हमें उनके पक्का कट्टर हिंदू होने से तकलीफ नहीं, हमें सुकून मिलना चाहिए। कहां हिंदुओं को बताया गया है कि वो मुसलमानों से नफरत करें? क्यों हमारे मन से ये बात नहीं निकल रही है कि कट्टर हिंदू हमारे खिलाफ है? ये पक्का, मैं कहता हूं जब तक हिंदू कट्टर नहीं होगा, जब तक वो अपने पक्के रास्ते पर नहीं चलेगा, भाईचारा उसके अंदर पैदा नहीं होगा। कहां हिंदू धर्म ने, कहां सनातन धर्म ने जो है ये सिखाया है कि किसी से नफरत करो? कट्टर हिंदू होना भी इंसान के लिए जरूरी है। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, सब अपने मजहब पर चले, हमें एक दूसरे के खिलाफ एक बार इसमें समीर जी का एक कमेंट, फिर मैं आगे आपको दिखा रहा हूं बिहार की सीटों, बिहार की सीटों पे आ जाएगा समीर जी। देखिए मुझे लगता है सौरभ जी, अब हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो 2004 और 2014 तक जो मनमोहन सिंह का कार्यकाल रहा था, उसमें मुसलमानों के लिए क्या हुआ, और 2014 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमान समाज के लिए कितनी योजनाएं लाई, क्या काम किया, यह फर्क अब देखने लगा है और समझने लगा है। और मुझे लगा कि राष्ट्रीय सेवक संघ का अनुशासित संगठन, एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, लगातार जमीनी स्तर पर जिस तरीके से लोगों को अवेयर कर रहा था, बता रहा था, उनका ओपिनियन चेंज कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद उनके लिए जमीनी स्तर पर जो योजनाएं मिली है, उनको शौचालय मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर उनको मकान मिला, उज्ज्वला योजना के अंदर उनको सिलेंडर मिले, लोन मिला उनको, एजुकेशन में उनको फैसिलिटी मिली। तो अब ये मुस्लिम समाज समझ रहा है कि मस्जिद और मदरसे से जो उनके लिए फतवे जारी होते थे भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर कि आप कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो भाजपा सत्ता में आ जाएगी, तो आप हिंदुस्तान में रह नहीं पाओगे, मुझे लग रहा है मुसलमान समझ रहा है कि 10 साल के अंदर अगर जमीनी स्तर पर उनके लिए किसी ने काम किया है, उनके विकास के लिए, उनके सामाजिक विकास के लिए किसी ने काम किया है, उनका जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किसी ने काम किया है, तो 70 साल में जितना कांग्रेस नहीं कर पाई, 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समाज के लिए। देखिए यूपी की तो हमने बात की, यूपी की वो सीटें जो मुस्लिम बहुल भी है लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी रही है, वहां पर मुसलमान वोट 1%, 2%, 3% भाजपा को मिलता है। डिवीजन किसी किसी सीट पर दिखाई दे रहा है सपा और बसपा के बीच, जहां पर बसपा का मजबूत उम्मीदवार होगा या बसपा का जहां पर बेस है वहां पर तो वोट थोड़ा बहुत डिवाइड होगा, 20-25%। इससे ज्यादा वोट कहीं पर भी किसी भी सीट पर हमें डिवाइड होता हुआ नहीं दिखा मुस्लिम वोट यूपी में। अब जरा बिहार की तस्वीर आप देख लीजिए, बिहार में भी जो मुस्लिम बहुल सीटें उनकी बात हम करेंगे। जैसे किशनगंज की सीट है, यह सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी 2019 के चुनाव में, 65% मुस्लिम वोट है यहां पर, 65% हिंदू वोट जो माइनॉरिटी में है यहां पर। यह सीट कांग्रेस के पास थी, इस बार भी कांग्रेस वहां दिखाई दे रही है। यहां आपको एक बंटवारा सा दिखाई देगा, 61% वोट जाता है एनडीए के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को, अन्य को 30%। इसमें छोटे दल भी होंगे, ओवैसी साहब की पार्टी भी इसके अंदर होगी, निर्दलीय भी इसके अंदर होंगे। एनडीए को लेकिन किशनगंज के अंदर 9% मुस्लिम वोट मिल रहा है। ये अभी सब जब से मैंने सर्वे दिखाना शुरू किया बहुत सारी सीटों में पहली बार 9% वोट देख रहा हूं मैं, वो भी बिहार की एक सीट पर। तो बिहार में जैसा मुसलमान सोचता है और यूपी में या देश के बाकी हिस्सों में कुछ फर्क दिखता है आपको वासित अलीजा क्या? विश्वास करो तुम मोदी पर, वह नबी के निर्माता है, ऐसे नेता इस मातृभूमि पर बस एक बार ही आता है। आज जो मुसलमानों का योजनाओं के अंदर जो बंटवारा है वो अब तक देश आज़ाद होने के बाद सबसे ज़्यादा है। 5.5 करोड़ स्कॉलरशिप मुसलमानों को मोदी जी की सरकार के अंदर मिली है, मुस्लिम बच्चों को। कांग्रेस की सरकार के अंदर यही स्कॉलरशिप 5 करोड़ थी। हज का कोटा 95,000 से 1,75,000 करने का काम भी मोदी जी ने किया है। ये काम करने वाले मोदी जी पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने 10 साल के इस कार्यकाल के अंदर, जिसमें 2 साल जो है कोरोना के कारण भी हज बाधित रहा, तो इसको वरना 1,95,000 उन्होंने करवा लिया था। ये ऐसे, और जो अकेली महिला है जो हज के लिए जा सकती है, ऐसा कानून लाने वाले, ऐसी छूट लाने वाले मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं। मैं केवल देख रहा हूं कि आज पहली बार मुझे लगा यहां पर आपके सर्वे के अंदर आकर के आप जो बंटवारा दिखा रहे हैं, इस बंटवारे के अंदर सबसे बड़ी बात है कि इंडी अलायंस का जो वोट बैंक है मुसलमानों में वो घटा है। ये घटा है, और पिछले चुनाव 2022 के चुनाव में जहां आप 90% बताया करते थे, कहीं भी ये 80% से ऊपर नहीं गया है। आप अपना 9% नहीं देख रहे हैं, दूसरे का 90 नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, आपको 9% भी वोट मुश्किल से मिल रहा है। ये जो बंटवारा है, जो नहीं जानते उनको बता दूं, बीजेपी से है ये।
ये जो बंटवारा है ये भारतीय जनता पार्टी की ओर आएगा, क्योंकि आज चलिए, ठीक है। मुसलमान दूसरी पार्टी देख मैं दिखा देता हूं आपको किशनगंज के बगल वाली सीट, कटिहार की सीट आपको ही दिखा देता हूं। यहां से जेडीयू के उम्मीदवार जीत गए थे और उस वक्त 2019 के इलेक्शन में जेडीयू एनडीए में थी, तो ये एनडीए को सीट मिली थी 2019 के अंदर। 42% मुस्लिम वोट वाली सीट कटिहार, कांग्रेस के तारिक अनवर हार गए थे यहां से, जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी जीत गए थे। यहां देखिए आप जिस बंटवारे की वो बात करें, आज वो कह रहे हैं कि वोट घट रहा है, आप 75% कम वोट मानते हैं? 75% वोट आज भी कटिहार की सीट पर मिल रहा है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को, आपको मिल रहा है 10%। अच्छा है, मैं तो कहता हूं 10% भी कम, मतलब आपको आ रहा है तो ठीक ठाक ही आ रहा है। नहीं, हम पूरे देश में लगभग 20% के वोट आसपास पाएंगे, क्योंकि बड़ी 20% तादाद मुस्लिम वोट भाजपा को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और ये चुनाव के बाद, मेरी बात आप याद रखिएगा, मैं चुनाव के बाद आपसे मिलूंगा, एक बार याद दिलाऊंगा अपनी बात को। और ये इसलिए मिलेगा कि पहली बार गरीब मुसलमान के लिए काम मोदी जी की सरकार के अंदर हुआ है। पहली बार उनके लिए राशन की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, उनके इलाज की व्यवस्था, उनकी गरीब बेटियों की शादी की व्यवस्था, पहली बार जिस पसमानदा समाज की हम बात करते हैं, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने वास्तव में चिंता की, उनको योजनाओं में हिस्सेदार बनाया, उनको सरकार में और शासन के अंदर बिठाया, उनको नौकरियों के अंदर लाए, उनके उत्थान के लिए, गरीब के उत्थान के लिए काम किया, और ये महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया। मैं उत्तर प्रदेश के अंदर रामपुर के अंदर, हम जिसकी रामपुर के बात कर रहे थे, सबसे बड़ा पसमानदा सम्मेलन हमने रामपुर के अंदर किया था और रामपुर की सीट हम जीते थे। 52% मुसलमान होने के बाद भी हम रामपुर जीत गए थे। चलिए ठीक है। इसके बाद लगातार समाज साथ आ अब रहा जरा है। अररिया की सीट भी देख लीजिए। अररिया में 39% मुस्लिम वोटर है। 2019 में यहाँ हिंदू वोट का कंसोलिडेशन हो गया था, इस वजह से बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ जीत गया था। प्रदीप सिंह ने आरजेडी के सरफराज आलम को हराया था अररिया पर। इसे लेकिन एक बात हमने इसमें चर्चा में आई है कि क्या मुस्लिम वोटर जो है वो ये देख करके वोट करता है कि भाजपा के उम्मीदवार को कौन हरा सकता है? मुफ्ती साहब ने शोर इशारा किया था कि बात में हकीकत है, सच्चाई है ना? बिल्कुल मैंने इशारा किया, बल्कि मैं इसकी तफसीलात भी आपको दे सकता हूं। तो ये बीजेपी को हराने से अपनी पसंद के उम्मीदवार को जिताने तक का सफर कैसे तय होगा? सौरभ, एक याद करो, आपको अगर याद आ जाए, और जितने भी मेरे यहाँ पैनलिस्ट भाई बैठे सबको याद आ जाएगा कि अरशद मदनी ने कहा था कि मोदी को जो हराए उसको वोट दो। याद है आपको वो वीडियो? नहीं तो अगर आप निकलवा भी सकते हैं, आज दिखा भी दे तो अच्छा है, ताकि देश देख ले और यहाँ मेरी बात को कोई झुठला ना सके। हमेशा हमारे मजहबी लोग इस तरह की बातें करते रहे कि जहां मोदी को जो कैंडिडेट हरा रहा है, और फिर हुआ भी वैसा ही, कहीं बसपा का कैंडिडेट था, कहीं सपा का था, कहीं आरएल, जो भी था वो जो हरा रहा था वैसा हुआ। लेकिन ये बात सच्चाई है कि आज के वक्त में और उस 10 साल के वक्त में मैं खुद से फर्क देख रहा हूं, और ये मोदी जी की काबिलियत है। आज मैं देख रहा हूं कि मुसलमान चौराहे पर आकर के कह रहा है कि हाँ ये मोदी जी ने कराया है, ये मकान मोदी जी ने दिया है, ये शौचालय मोदी जी ने दिया है, ये सिलेंडर मोदी जी ने दिया। और अरे ठीक है, सिलेंडर दिया मोदी जी ने, घर बना दिया, टॉयलेट बना दिया, सब बना दिया, लेकिन वोट मुझे 1-2-4% दिख रहा है। छोड़ दीजिए उसको। मोदी जी के राज में फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राम का मंदिर भी बन गया अयोध्या के अंदर। अब मुझे बताइए, अब मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको इस बात से तकलीफ भी होती है, जिनको लिखता है कि यहां तो पहले बाबरी मस्जिद खड़ी थी, उसकी जगह पर अब राम का मंदिर दिख गया। तो ऐसे काम भी तो इस सरकार में हो रहा है ना? क्या उनको स्वीकार कर पा रहे हैं मुसलमान? नहीं, देखिए सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में मुसलमान लड़ रहा था, दोनों पक्ष लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए अदालत उज़्मा है, सुप्रीम कोर्ट पर हम कैसे टिप्पणी करेंगे? और हमेशा से ये मजहबी लोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी जो उस वक्त थे वली रहमानी, जो लड़ रहे थे, अब के जनरल सेक्रेटरी, या जमीयत के दोनों सदरों को आप देख लीजिएगा, हमेशा आप ही के 10 बार शो में आके कह गए होंगे कानून सर्वोपरि है, जो अदालत कहेगी वो करेंगे। और फिर उनको इस बात की चीज होती है कि वहां राम मंदिर क्यों बन गया? भाई अदालत उज़्मा का ऑर्डर था इसलिए बन गया, मुबारकबाद नहीं दे सकते तो कम से कम नफरत की बात। आप बिहार की सीट चला दीजिए इस पर जी। नहीं सर, मैं आज ईमानदारी वाली बात हो रही खुलकर। जी। मैं ये कह रहा हूं कि जब वहां राम मंदिर बन गया तो लोगों में इस बात, मुस्लिम समाज में क्या टीस है इस बात की? है सौरभ भाई, है ना? है बिल्कुल। हाँ, तो हमको बताना चाहिए भाई। सोशल मीडिया पर सामने आइए, फेसबुक पर आइए, व्हाट्सएप पर आइए, और अगर किसी मेरे जैसे आदमी ने बड़ा दिल करके मुबारकबाद दी है तो उसको माँ बहन की गालियां खानी पड़ी है, उसको समाज का बाइकाट झेलना पड़ा है। क्या नहीं झेला है? सबने झेला है। और इस बात को हम जानते हैं कि जब सही बात करने की कोशिश की गई है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, राम मंदिर बन गया, सरकार ने तो नहीं बनाया, सरकार का तो निर्णय नहीं था, या हिंदुओं ने खुद से जबरदस्ती नहीं बना लिया था जाकर के। उसके बावजूद ओवैसी जैसे लीडर और ऐसे सैकड़ों लीडर थे जो आज भी कहते हैं कि हम बाबरी मस्जिद को कभी नहीं भूलेंगे, और मुसलमान उस पर नाराए तकबीर बुलंद करता है। आपने दिल्ली में देखा, एक पुलिस वाले ने हरकत तो फिर क्या बदल गया? अभी आप कह रहे थे 10 साल में बहुत बदल गया, क्या बदला फिर? आम मुसलमान जो है, पसमानदा मुसलमान जो है, या
यानी कमजोर मुसलमान जो है वो मोदी जी की बात को सुन रहा है, ये बदल गया। नहीं, वो वरना मैं नाम फिर भी मैं नहीं सुन- फिर बात कह रहा हूं, वो ये भी तो देख रहा है कि वही मोदी राम जी के मंदिर में जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी तो उस दिन मोदी जी का भाषण हो रहा था। देखिए सुनिए, राम मंदिर मोदी जी ने नहीं बनाया, यही तो मैं बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट मोदी के जी ने आदेश नहीं पे बना बनाया, ठीक है, है। सुप्रीम कोर्ट के लेकिन आदेश पे बना। मोदी जी की सरकार के वक्त बना। तो भाई इसमें मोदी जी की क्या गलती है? सरकार तो जिसकी भी होती, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता वो तो बनना ही था। तो जो समझदार मुसलमान है वो समझ भी रहा है, और जिसको राजनीति करनी है वो खुल के कह रहा है कि मोदी जी ने बनाया है। भाई एक आपने सौरभ भाई ये भी तो देखा होगा डबल स्टैंडर्ड, कि सुप्रीम कोर्ट अगर साध्वी प्रज्ञा को कहे कि भाई आप जाए, आप बरी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया। और अगर लेकिन आपने कहा एक टीस है, हाँ, एक टीस है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, और वो निकल के आती भी है सामने। वो जब मौका होगा निकल के आएगी। अब ये और तो आती मैंने रहती है उनसे पूछा था, ये बासित अली साहब की, ये आपने इन्होंने बीजेपी जब ज्वाइन करी तो आप जब ये जाते हैं वोट मांगने बीजेपी के लिए तो क्या होता है? मुझे पता है, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं, इनका तो परिवार बसपा से है, बसपा ही थे, तो आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो क्या हुआ उस वक्त? जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो बसपा में थे, 2 महीने मुझे घर से बाहर रहना पड़ा, पिताजी नाराज हुए, लेकिन आज वो मेरे साथ हैं, वो पूरा परिवार साथ है। लेकिन ये आप क्यों आए बीजेपी में, क्यों आए थे? देखिए, जब मैं राजनीति में आना चाहा तो मुझे लगा कांग्रेस में आना चाहिए मुसलमान को। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जब मैंने अखबारों में पढ़ा, माहौल को देखा, तो कांग्रेस के रोज कोई ना कोई घोटाले सामने आया करते थे। फिर सपा को देखा, सपा के लोग लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार थी सपा की, तो वो गुंडागर्दी, और फिर मैंने सब देखने के बाद, मुझे अटल जी को सुनने के बाद, देखने के बाद मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है, मुझे इसमें आना चाहिए। मैं अपने लीडरशिप के पास गया, मैंने उनसे इच्छा जताई कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता हूं। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और राजेंद्र अग्रवाल जी सांसद मेरठ से थे, उन्होंने मेरी पार्टी में ज्वाइनिंग कराई। उसके बाद लगातार मेरा विरोध हुआ, परिवार से हुआ, क्योंकि मैंने उनको विश्वास में नहीं ले पाया। लेकिन जब मैंने काम किया, फिर मेरे साथ आए, और आज उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में अपने परिवार की सोच बदल पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैं एक चीज बदली है, सौरभ भाई, बिल्कुल एक बदली चीज है। वाज़ेह करूंगा। चलिए सर, ब्रेक ले लूं मैं। हाँ। एक सेकंड, बस 30 सेकंड में। मुफ्ती शमून साहब कासमी, बासित भाई, मैं, ये ऐसे तीनों पुराने लोग हैं कि जो सत्ता में आने से बहुत पहले से बीजेपी की विचारधारा के साथ, ये बीजेपी लीडर के साथ, लीडरशिप के साथ मिले रहे। हम लोग वो नहीं कि जो सत्ता के साथ आए बेकर के, जैसा आजकल बहुत लोग आ गए हैं, वैसा नहीं है। तो बासित भाई हो, मुफ्ती साहब हो, बड़ा मुजाहिदा किया है, बहुत मेहनतें की हैं, और हमेशा समाज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। चलिए।